अच्छा जी, पॉलिटिकल अलाइनमेंट विथ यूएसए। अच्छा जी, अभी सिर्फ 15 लोग ही आए हैं इसमें, बाकी कुछ ओके। ओके जी, पॉलिटिकल अलाइनमेंट विद यूएस थ्रू पाकिस्तान मेंबरशिप इन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में और 1955 में, ये जो है वो हुआ था। एक मिनट। अच्छा जी, तो दोनों एक ही जैसे हैं। बाय द मिड ऑफ 1960 द नेट फॉरेन एड इनफ्लो ओवर फाइनेंस ओवर वन थर्ड ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो आप ये समझ लें कि जो चीज़ भी वहाँ से आ रही थी, क्योंकि जाहिर बात है जो चीज़ आएगी एड में, एक जो कैश जो एड आती है वो डॉलर में आती है, तो फिर वो डॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद थे और उसके ज़रिए से जो है वो लोगों का आ जाता कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अरेंज करके आपको देगी अगर कोई कंपनी है जो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सेटअप करना चाहती है। तो आप ये समझ लें कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती थी वो प्राइवेट सेक्टर से कही थी करें, आप पैसे हमसे ले लें। तो 45% जो थी वो इम्पोर्ट्स और मीटिंग मच ऑफ द गैप इन द फूड ग्रेन सप्लाई बाय पाकिस्तान एज ए होल, जो मैंने बताया आपको कि उसमें जो है ये किया जाता था। अच्छा जी, फॉरेन एड बढ़ रही थी जिसकी वजह से डोमेस्टिक सेविंग एफर्ट जो थी वो कम हो रही थी, इसलिए कि जब सारी चीज़ें बाहर से आराम से मिल रही हैं तो फिर तो करने की जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा सेविंग रेट बढ़ाने की या डोमेस्टिक जो है आपको रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर यह कि उसकी तरफ से आप कुछ अरसे के लिए या बहुत हद तक फिर बेखबर हो जाते हैं कि जब पैसे आराम से आ रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। मतलब एक सीधी बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सॉरी कि जैसे आपकी जो है वो लोगों की सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन आप देखें जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस शायद ही कोई कोई एक ही याद है जिसकी जो है क्या कहते हैं वो हो रही हो। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जब तनख्वाह जो है बगैर पढ़ाए मिल रही है तो फिर ज़रूरत क्या है कि जो है इतनी मेहनत की जाए, जो कि गवर्नमेंट का एक है उसमें। तो यही वाली बात है, क्योंकि आप देख लें कोरोना का आया, सब कुछ सारी चीज़ें बंद रही, सब कुछ हुई, कौन सा जो है यहाँ पर लोगों का काम रुक गया, रुक क्या गया ना, पहले कभी होता था ना अब कभी हो रहा था ना, वो पहले काम कर रहे थे ना अभी काम कर रहे थे। और दूसरा और मज़ीद जो है क्या कहते हैं वो तो काहिल हो गए कि छोड़ें, जब ऑफिस जाए बगैर ही पैसे मिल रहे थे तो क्या ज़रूरत है ऑफिस भी जाने की। तो ज़ाहिर है इसकी वजह से जो है ये इसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन इसकी वजह से ये था कि देखें जो फॉरेन एड है ना, कुछ कंडीशनल एड होती है। कंडीशनल एड तो ये थी कि इसकी वजह से ज़ाहिर बात है आप सेंटो और सीएटो के रुकन थे। और फिर प्लस ये है कि वो इसमें से कभी वो जो है ना वो एड जो है वो ग्रांड एड का मतलब देखें ये नहीं होता, एड की दो अब मतलब आ जाती है, एक एड इन लोन होता है और एड इन ग्रांट होता है। तो एड इन ग्रांट जो होता है वो तो शायद वापस नहीं करना पड़ता, लेकिन एड थ्रू लोन जो है वो तो वापस करना पड़ता है। तो उसमें से जनाब ये बाद में पता लगता है कि नहीं नहीं जनाब हमने ग्रांट थोड़ी दी थी आपको, ये तो एड थी, और एड का मतलब ये है कि ये वापस करना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता ये कि जब फॉरेन एड दी जाती है तो कहते हैं कि भाई 4 साल 5 साल तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4-5 साल के बाद जो है क्या कहते हैं वो देखा जाएगा इसको। ओके, वाइडनिंग रीजनल डिस्पैरिटी, जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर कि इसके दौर के अंदर जो थे मतलब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हुई। द शार्प acceleration of growth in West Pakistan during 60 mean that even though the growth rates in East Pakistan also increased significantly, the regional disparity incomes बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो बढ़ी थी। मतलब आप ये देख लें कि पाकिस्तान जब 2 लाख नहीं हुआ था तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट अर्निंग थी
वो 70% जो आती थी बाहर से, वो ईस्ट पाकिस्तान से आती थी। वेस्ट पाकिस्तान 30% होता था, और वेस्ट पाकिस्तान की जो 30% एक्सपोर्ट थी, उसमें से भी 60% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान को थी। ठीक है, तो फिर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप अर्न जो कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा वो ईस्ट पाकिस्तान के से कर रहे थे। लेकिन हो ये रहा था कि क्या कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है, इसके बावजूद वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मसला सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का नहीं था, विद इन वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, सिंध, पंजाब जो है वो नीचे बहावलपुर वगैरह का, और ये NWFU उस ज़माने में कहलाता था, बलूचिस्तान कहलाता था, यहाँ पर जो है वो नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक जो अपर पंजाब जो था, सिर्फ वहाँ तक महदूद रही थी। और सारे जो मैंने बताया इससे पहले कि जनाब उसी कंडीशन पॉलिसी ऐसी फ्रेम किए जाते थे कि जनाब बेनिफिशियरी जो निकलते ही वो नहीं कहते, किसी और जगह का निकल ही नहीं सकता था। और 1970 में क्या था, वेस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा GDP 60% हायर था ईस्ट पाकिस्तान से। मतलब ये है कि अगर ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम अगर $100 है, तो वेस्ट पाकिस्तान का जो था वो $160 होता था। तो जाहिर है कि ये एक थी जिसने एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो पैदा किया था। डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट। अब ये है कि जनाब डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग उसके ज़माने में, इसलिए कि वो खुद फौजी क़यादत थी, तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा उन्होंने खर्च किया। फिर प्लस एक चीज़ और भी है कि 1965 में तो फुल फ्लैज वॉर हुई थी, लेकिन अचानक तो वॉर नहीं होती। जाहिर बात है उससे पहले भी और उसके बाद के अंदर भी जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ मसले रहते हैं, कि जिसके अंदर 1963 में और 62 में रन ऑफ कच्छ के साथ जो है पाकिस्तान का मसला था, सिंध के साथ जो है वो चलता रहा था। फिर कश्मीर में अक्सर व बेशतर हर वक्त ही झड़पें जो है वो रहा करती थी। और फिर प्लस ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ मसले मसाइल थे थोड़े से। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान खुद जो है क्या कहते हैं, सेटो और सिएंटो का मुल्क बनने के बाद एक आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, या उसकी एक बराह रास्त दुश्मनी मोल ली थी आपने सोवियत यूनियन की भी। तो जाहिर है कि क्या कहते हैं, डिफेंस की स्पेंडिंग तो बढ़नी है। अच्छा, वो अलग बात है कि ये डिफेंस की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंस होती है उधर से, लेकिन जब आप दूसरे के बलबूते पर रहते हैं तो सबसे पहले जो है, जो वेस्ट है या जो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट की बुनियाद पर होते हैं, वो अपना इंटरेस्ट पहले देखते हैं, बाकी बाद में। अच्छा, जब 65 की वॉर हो गई तो फिर तो जनाब उसकी प्रायोरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पर करने को। और प्लस ये है कि 60 वॉर के बाद US की जो मिलिट्री असिस्टेंट थी वो भी कम हो गई थी, इसलिए कि इंडिया भी तो उसी का मेंबर था, सीटों का भी तो नहीं था, लेकिन दूसरे जो थे उसके पर। लेकिन ये है कि जैसे कि कोरियन वॉर के अंदर था कि वो तो बाकायदा उसके फौजी जो है जंग लड़ने के लिए गए थे, था तो वो उनके कैंप में। तो इस वजह से ये था कि जनाब जब वॉर हुई तो उन्होंने यही कहा था कि हमने आपको अमेरिका ने कहा था कि हमने आपको असलहा इसलिए नहीं दिया था कि आप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करें, बल्कि हमने तो ये आपको जो असलहा दिया है ये सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया हुआ। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है ना वो सेंक्शन लग गई थी। जब सेंक्शन लग गई तो एड भी रुक गई, एड रुक गई तो ज़ाहिर बात है फिर बहुत बुरा हाल हो गया। फिर सबको पता लग गया कि जनाब के जो इतनी जो ग्रोथ थी वो उसकी बेसिस थी क्या। ज़ाहिर है कि वो कोई इकोनॉमिक बेसिस नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ज़्यादा हो रहा था। डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट 1965 से 70 और 60, सॉरी ये दोनों एक जैसे ही हो गया। प्लान क्या थी और एक्चुअल क्या थी। डेवलपमेंट स्पेंडिंग 30 बिलियन रुपए की थी, लेकिन एक्चुअल की कितनी गई, 21। जबकि डिफेंस की जो थी, जो प्लान थी, वो 6.89 तकरीबन 7 बिलियन की थी, लेकिन जो की गई वो 12 बिलियन की जो है वो की गई। तो जो प्लान किया जाता था हमेशा उससे भी ज़्यादा ही खर्च हुआ, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 1960 के अंदर एक और जो है थोड़ा सा, एक जिसको हम कहेंगे एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया गया था कि प्लानिंग कमीशन की जो है बुनियाद रखी गई थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग है, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ अलग है। तो उन सब का जो है ना एक
अम्ब्रेला जो है क्या कहते हैं वो दे दिया गया प्लानिंग कमीशन का, ताकि जो है वो इकनॉमी को जो है क्या कहते हैं वो इकॉनमी का जो है वो ओवरऑल एक प्लान जो है वो कर सके और आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो उसका काम यही था प्लानिंग कमीशन का कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करता था और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करता था, और ये प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आज भी मौजूद है। Economic policy coordination was done in the following areas: public sector buys, PIK IDP become active, liberalizing investment। अच्छा, इसमें जो ये था कि इसकी जो एक नेगेटिव पॉइंट था कि जाहिर बात है कि वो पब्लिक सेक्टर को जो है उसने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया, और पब्लिक सेक्टर पर फोकस करने की वजह ज़ाहिर एक ही थी कि ताकि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को जो है वो थोड़ा सा शेल्टर जो है वो दिया जाके। फिर उसके अलावा एक और भी था कि ये मुख्तलिफ, एक तो PIDC मौजूद ही था, लेकिन एक और भी था पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट जो है ये एक बनाई गई थी, जो कि ख़त्म कर दी गई है अब। और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको जो है वो किया गया था, ताकि वो जो है लॉन्ग टर्म लोगों को कर्जे दे सकें। पिकिक जो है ये एक ऐसा इदारा था कि जिसके अंदर लोगों से कहा जाता था कि वो इन्वेस्टमेंट रखें, जैसे नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं और भी सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी के लिए जो लोगों को सरमाया फराहम किया जाएगा वो यहीं से दिया जाएगा। ये एक लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी एक तरह से। वाटर पावर इन्वेस्टमेंट, अच्छा जी, एक ये है कि वाटर पावर के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था। तरबेला डैम जो था, जो सबसे बड़ा था, वो इनके दौर में ही बना था। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, तरबेला डैम जो है वो मतलब एक पहले से एक इसका जो है वो अब प्लान बना दिया गया था कि बड़े डैम की ज़रूरत है, तो वो बनाया गया था और काम जो है बहरहाल उसका बाद में शुरू किया गया था। प्राइमरीली जो है ये जो तरबेला डैम जो था, जो कि सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर रिजर्वायर था। इसका बिजली बनाने का कोई मंसूबा नहीं था। ये फिर बाद में जो है क्या कहते हैं इसको जो है वो शुरू किया गया था। तो और ये है कि 50% जो था वो वर्ल्ड बैंक का लोन था, और 50% जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सरमाया दिया था इसके ऊपर। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक होता है और IMF के दरमियान जो फ़र्क होता है, IMF जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है, और वर्ल्ड बैंक जो आपको कर्जे देता है वो प्रोजेक्ट लोन देता है, कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लिए पैसे देता है, इकोनॉमिक असिस्टेंट नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको अभी बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी है, एक्सटर्नल डेट जो है इसके उसकी जो है रिटायरमेंट करने के लिए एक उसके जो है इंस्टॉलमेंट जो है पे करनी है, जो कि अगर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं तो फिर IMF उसके लिए कर्जा देता है कि जनाब आप ये इतने पैसे ले लें और इसकी अदायगी कर दें। तो वो ज़ाहिर बात थोड़ी सी शरारत होती है, तो वो इकनॉमिक एड कहलाती है, और जो वर्ल्ड बैंक देता है वो ये प्रोजेक्ट लोन जो है वो दे रहा होता है। अच्छा जी, और फिर ये है कि IDBR वर्ल्ड बैंक का पुराना ही नाम है एक तरह से, अब तो एक दूसरे में जम हो गया है ये। तो इनके ही जो है पैट्रोनेज के अंदर जो है ये एक इंडस बेसिन वाटर ट्रीटमेंट जो है वो हुआ था, जो कि सिंतास के माहदे के नाम से जो है क्या कहते हैं मशहूर है, जिसका गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। इसके बाद आते हैं इसकी ट्रेड पॉलिसी। ये तो सारी इससे पहले जो हमने बताई थी आपको, ये उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। अब आ जाते हैं हम ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो लाइक मैनी डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड। एक्सपोर्ट्स पे बेचारा तवज्जो कहाँ से देता, उसके पास एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल के अलावा कुछ था ही नहीं। सबसे पहले तो उसको इंपोर्ट कम करनी थी कि यार किसी तरह से इंपोर्ट को जो है वो कम किया जाए, ताकि वो जो एक गैप है वो गैप जो है वो कम से कम होता चला जाए, और जो एक्सपोर्ट हो रही है हम उसी को ही करते हुए उसको बढ़ाने की जो कोशिश करेंगे। 1960 में जो टर्न अराउंड जो हुआ था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, स्पेशली जो है वो जो टेक्सटाइल जो थी उसका एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा हुआ था। अब जाहिर है कि एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे। पहले जब कुछ प्रोड्यूस ही बहुत कम होता था तो फिर आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे। अब ये है कि जनाब जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी अब साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी हो रही थी। इसके दौर के अंदर एक शुरू किया गया था, एक था ये बड़ा एक सक्सेसफुल एक मॉडल था, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम कहलाता था। वो एक वाउचर किस्म के होते थे कि जनाब जितना फॉरेन एक्सचेंज आया है
तो वो फिर एक उसको जो है ना एक वाउचर के तौर पर दे दिया जाता था। जिसके पास वो वाउचर होता था तो वो जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता था, लग्जरी गाड़ियाँ भी मंगा सकता था, और इसके अलावा ये कि साथ साथ जो है ना इंडस्ट्रियल मशीनरी भी जो है बगैर किसी ड्यूटी के वो मंगा सकता था। तो और इसके अलावा ये कि ये जो वाउचर होता था एक्सपोर्ट बोनस वाउचर, ये स्टॉक मार्केट में सेल भी किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर किसी ने 1 करोड़ की एक्सपोर्ट की और उसको एक जो है वो 10,000 के जो है क्या कहते हैं उसके पास 100 जो है वो वाउचर उसके पास आ गए हैं, तो उसमें से वो खुद भी ख़रीद सकता था जिसमें कुछ उसको देने की ज़रूरत नहीं है ड्यूटी वगैरह। प्लस ये है कि यही चीज़ जो होती थी, जो कि वैसे देखने में तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसकी फ़ेस वैल्यू अगर 10 लाख 1 लाख रुपए है, तो वो मार्केट में वो 1.5 लाख में 2 लाख में इवन के 2.5 लाख रुपए तक में बिक सकता था। क्योंकि फिर उसके ज़रिए से यही होता था कि जो भी ब्लैक मनी वाइट करना ये करना, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हो गई थी। देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई थी, कंसंट्रेटेड थी सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा असेसमेंट है ये, ठीक है। ये असेसमेंट मेरा ख्याल है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा खुद पढ़ लें ज़रा सी, और या इसको हम ड्रामेटिक टर्न आउट इन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दिस। अच्छा, ग्रोथ ऑफ जीडीपी रिमेंड हाई बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी। लेकिन ये इसका जो फेलियर था वो सबसे बड़ा एक ये था कि इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो है वो एक कोई लिंकेज नहीं था, और इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए जो रिलायंस थी जो सबसे ज़्यादा, वो सारा का सारा कर्ज़ों के ऊपर था, और एड ग्रांट कर्ज़े इनके ऊपर ही था। बजाय इसके क्या एक्सपोर्ट बढ़ा के अर्न किया जाता, फिर उस अर्निंग से जो है अपनी इंपोर्ट को फाइनेंस करने की वजह, तो ज़्यादा ज़ोर किस पे था कि नहीं जनाब कि ये एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है वो ली जाए। मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये अब कौमी मिजाज ही बन गया इस तरह से कि तकरीबन जितने इदारे हैं कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है असिस्टेंस के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, और भी किसी के नाम से जो है वो करें, बजाय अर्निंग को इजाफा करने के। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी इनके इसके दौर में। एक तबका बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा था, दूसरा तबका जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था। और अब इसमें जैसे द सक्सेस ऑफ ये एक जो है, एक था HYVs, डिपेंड ऑन द ऑप्टिमल साइमल्टेनियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। एक ग्रीन रेवोल्यूशन एक पॉलिसी लेकर आया था इनकम एग्रीकल्चर के हवाले से। तो उसमें एक थी हाई यील्ड वी से मुझे याद नहीं है, वीट्स सीड्स थी जो वो जो है बाहर से इंपोर्ट की गई थी, जिसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बाकी जो जो लोकल है या जो देसी जो चीज़ें थी उनसे तकरीबन कई 5-6 गुना ज़्यादा होती थी। तो वो जो है उसके लिए फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट किया गया, फिर वाटर का लेवल भी कम चाहिए होता था, पेस्टिसाइड भी थी, तो ये सारी इंपोर्ट की गई थी। लेकिन उसका जो मैंने एक बताया था कि जो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था उसके लिए, वो इस तरह का रखा था कि वो सिर्फ उनके इलाके के जो लोग हैं सिर्फ वही उससे बेनिफिट उठा सकते थे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और वो प्लस ये कि स्मॉल फार्मर्स के पास ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज नहीं थे, स्मॉल फार्मर्स सबसे ज़्यादा उस दौर के अंदर पिसे थे। लार्ज फार्मर हैज़ ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट कैनाल वाटर सप्लाईज। क्योंकि मिसाल के तौर पर क्या ये दिया गया कि नहीं जनाब, कर्जा सिर्फ उसी को मिलेगा कि जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, बारानी ज़मीन है, इस इलाके की ज़मीन है, नहरी ज़मीन पे नहीं दिया जाएगा, और जो स्मॉल फार्मर उसको भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो है वो बड़े टाइट किस्म के लोन होते थे वो। तो इस वजह से सिर्फ एक ही जो है कुछ स्पेशल एरिया से सिर्फ उन्हीं को ही हो सकता था। और जाहिर बात है कि ये क्योंकि एक इकॉनमी जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंकेज होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडस्ट्री थी, तो अगर एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आएगा तो लाजमी तौर पर इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट आता था, और फिर उसके इससे वाबस्ता जितने लोग थे उन सब के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा होता था। अच्छा जी, ये एक ये था एक जो है ओवरव्यू दो पीरियड्स का था। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं
बीइंग एन इकोनॉमिस्ट अगर कोई मुझसे पूछता है कि जनाब कि कौन सा जो है एरा बेहतर है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, तो आप यकीन मानें कि मैं तो अभी तक इस बात का जो है कायल हूँ कि पाकिस्तान का जो 49 से लेके जो 56 तक का जो एरा था, इकॉनमी के लिहाज से सबसे बेहतरीन एरा था। किसी ने माल पानी नहीं बनाया उसके अंदर, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता था उसको एक इंडस्ट्री की तरफ, या जो एक उनका एक था कि जो ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने में लगाते थे। प्लस ये कि सोशल सेक्टर को बहुत ज़्यादा उन्होंने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की, तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया, हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे थे कि जिनको जो है वो देना था। और आप ये देख लें कि बल्कि उन्होंने इतने सिस्टमेटिक तरीके से सारे रिसोर्स को चलाया कि जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे, तो एक गवर्नमेंट की रिट एक नज़र आई कि ऐसा नहीं था कि लूट मार मच गई और जो लोग यहाँ से भाग गए हैं उन सबको जो है ना लूट लिया जाए और कब्ज़ा कर लिया जाए, ऐसा नहीं होने दिया गया एट लार्ज एक्सटेंट। ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। फिर जो लोग वहाँ से आए उनको जो है क्या कहते हैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उनको जो है वो दिया गया, और ह्यूमन रिसोर्स को जो है क्या कहते हैं बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। इतने कम रिसोर्स के अंदर आपने एक बहुत अच्छा बेस जो है वो फराहम कर दिया था। लेकिन फिर जो दूसरी तरफ आ रहा था, जाहिर बात है कि फिर वो ख़राबियाँ जो है वो बढ़ती रहीं। अब जो था अगला जो दौर आया उसके अंदर जनाब बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि ये जो है इनकम जनरेशन तो बहुत ज़्यादा हुई, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था। अब वो किसी भी वजह से था, वो एड की वजह से बिल्कुल था, लेकिन ये है कि इस एड को जो है बहरहाल ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन आवाम की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया। बल्कि जो पैसा आ रहा है मज़ीद इंडस्ट्री लगाओ, मज़ीद इंडस्ट्री लगाओ, और बस ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मज़ीद खुशहाल जो है वो होता चला गया। और ज़ाहिर है कि फिर कुछ पॉलिटिक्स इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और भी चीज़ें थी। तो वो पूरे मुल्क को साथ लेके नहीं चले, बल्कि एक ख़ास हिस्से को लेके चले। एक तरफ सेपरेशन ज़्यादा हुई, और इसकी वजह से हुआ ये कि एक ख़ास तबका, एक ख़ास इलाके का सिर्फ वही जो है ग्रो कर पाया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, जो कि एक ज़ाहिर है कि जिसकी वजह से अनरेस्ट जो है वो पैदा हुआ। लेकिन ये बात तय है कि जो ग्रोथ रेट इनके दौर में रहा है, क्या नाम है, अयूब खान के दौर में, वो किसी दौर में नहीं रहा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि वो ग्रोथ रेट और किसी भी तरह से उसका फ़ायदा मासेस तक बिल्कुल नहीं पहुंचा, मतलब ज़ीरो, एक आप जो है क्या कहते हैं उसको कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इकॉनमी मैं बढ़ने की वजह से, जी जी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ ऐड करना जी जी कहिए। जी सर, मैं ये कह रहा था जो दौर था लियाकत अली खान साहब का, हम्म। आपने कहा कि वो पॉलिसीज के एतबार से बहुत अच्छा ही था, जी लेकिन मेरा उसको ख्याल। इतनी वो पजीराई नहीं मिली उसको इतनी, यू कैन से। दूसरा ये कि सर उस दौर में ये हो रहा था कि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी उसमें दो ब्लॉक थे स्टार्ट में, एक ब्लॉक था रशिया का, एक ब्लॉक था यूएस का। तो हम्म। हमारी कैबिनेट में प्रेशर ये था कि हमें रशिया से नहीं, हमें यूएस से हाथ मिलाना है। और उस जी। जमाने में इंडिया ने रशिया से हाथ मिला लिया था, की वजह से 1971 के अंदर वो जो एक उनके अंदर की जो चपखलिश थी, जो एक हम्म। टसल थी, वो हम्म। उन्होंने 71 वॉर में सकूत ढाका के तौर पे निकाली। सो इन जी। शॉर्ट कि अगर वो पॉलिसीज उस जमाने में ढंग से उसको यूं समझ लीजिए बनाई जाती, उसकी फॉर्मेशन सही होती और आर्मी का रोल इतना नहीं होता, तो आई हम्म। आई कुड से कि आज के जमाने में कंडीशन कुछ और होती। क्योंकि जी। अयूब खान साहब के दौर के बाद से ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी हो गई थी कि आप ग्रोथ रेट तो सही बता रहे सर कि उसमें ग्रोथ बहुत हुई और मासेस तक नहीं पहुंची। उसका रीजन ये था कि वो सर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही अपने तक यूटिलाइज कर रही थी उसको, मासेस तक वो कैसे आती वो चीज। जी। जी और आज बिल्कुल। तक वही वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, हम्म। वो आज तक हो नहीं सकी सर एसेट्स की, या यूं कह ले कि जो प्रोडक्शन थी हमारी, उसके एतबार से जो चीजें हमें मिलनी थी, वो जी। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं आज तक। जी और यही बिल्कुल। आज तक रहा है। यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसके ऊपर। देखिए इसमें दो राय, एक तरह से ये है कि उस ज़माने में दो सुपर पावर थी जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में। एक रशिया थी, मतलब सोवियत यूनियन थी, और एक जो था वो अमेरिका था। अच्छा, उस वक्त ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि उस ज़माने में
रशिया ने सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया था, सबसे पहले तस्लीम किया था, और उसने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले सिफारत खाना खोलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने जो है लियाकत अली ख़ान साहब ने उस ज़माने में सबसे पहले जनाब किससे हाथ मिलाया था, वो अमेरिका का, जो मैंने कहा था कि 40 दिन का दौरा किया था उन्होंने। और फिर जब ये दौरा किया था तो उसी वक्त जो है नेहरू साहब ने रशिया से जाके हाथ जो है क्या कहते हैं वो मिलाया था। लेकिन एक बड़ी मतलब ये है कि मैं इंडिया वालों को मतलब मेरी समझ में नहीं आती उन्होंने किस तरह से किया कि एक तरफ जो थे कोरिया के अंदर ये बाकायदा फ़ौजी भेजे हुए थे जो अमेरिकन कमान में लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इसके बावजूद भी उनकी जो टाई जो थी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर वो रशिया से ज़्यादा मजबूत थी। तो मेरा ख़्याल है कि शायद उसकी वजह फैक्टर जो होगा सबसे पहले पाकिस्तान ही होगा, पाकिस्तान किया था। लेकिन एक बात, एक साहब से मैंने ये बात कही कि ये लियाकत अली ख़ान साहब की बहुत बड़ी गलती है जो कि नज़र आती है, तो उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया था। कह रहे हैं कि देखिए जनाब, ये हम आज 2020 में बैठे हुए तो बड़े आराम से ये कह सकें, 2020 के अंदर ये बात बड़े आराम से कह सकते हैं कि जनाब गलत पॉलिसी थी। यू हैव टू गो बैक इन 1948, 1945 के अंदर सिर्फ 3 साल पहले वो जनाब एटम बम बरसा के जो है उसने दुनिया को दहशतज़दा किया हुआ था पूरी तरह से। और आप देख लें कि वो रोज़ तकरीबन हर महीने के लिहाज से जो है एटमी तजर्बात कर रहा था दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर, वो खुलेआम कर रहा था बिल्कुल। पूरी दुनिया उससे जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी। अब ऐसे में जब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या करता? ये तो था नहीं कि वो उनसे पंगा लेता, या ये भी नहीं कर सकता था नहीं जनाब कि वो जो है करे। तो एक बैलेंस पॉलिसी उस ज़माने में थी, लेकिन हमारी पॉलिसी सस्टेन इस वजह से नहीं कर सकी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फिर उनको शहीद कर दिया गया, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और ये सारे जो है क्या कहते हैं मामलात थे। तो बहरहाल दिस इज़ हिस्ट्री एंड दिस इज़ पास्ट। गलतियाँ तो बाद में ही पता लगती हैं, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है हम नहीं कह सकते कि गलत, कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। तो ये आपका कहना बिल्कुल मतलब इसमें इसको इस राय को रद्द नहीं किया जा सकता कि जनाब हम जो है शायद रशिया के साथ जाते तो बेहतर होते। फिर पता नहीं, लेकिन रशिया को भरोसा ही नहीं था, रशिया से जो भी हाथ मिलाता था उस मुल्क पे कब्जा करके बैठ के वो सोवियत यूनियन में ही शामिल कर लेता था। ये भी तो एक मुसीबत थी उसके साथ। तो बहरहाल, हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो ये कि ठीक है सर, हम ये समझते हैं कि हमने शायद गलती की है यूएस के साथ जाके, लेकिन सर उस वक्त रशिया जो था वो न्यूट्रल एक उस पे था, लेवल पे था। अगर उसके साथ जाते तो शायद जो जो उसने 71 में किया और 71 के बाद फिर हमने उसके साथ जो किया 90s में, लेट 90s में उसको जो बिल्कुल बिखेर दिया हमने अफगान वॉर के अंदर, तो वो हमने एक तरह से अपना वेंजेंस लिया ना हमने सर, वो रिवेंज था हमारा। तो द थिंग इज के पॉलिसीज के एतबार से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट से ही हो गई थी पाकिस्तान बनने के बाद से, जी जिसकी जी वजह बिल्कुल। से कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकी डेमोक्रेटिक लेवल पे हमारे यहाँ। जी हाँ हुकूमतें बिल्कुल, आई बिल्कुल कहीं सही कह रहा आई है। कहीं, हाँ, बल्कि अब मैं इस पर और ये कहूँगा कि जब कायदे आज़म ने कहा 2 साल के बाद कि भाई जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया कि चलें वो फौज को भेजें कश्मीर में, तो उसने जब मना ही कर दिया। मतलब एक तरह की मिलिट्री इंटरवीनी ही थी ना ये, मतलब कि एक आपका जो है गवर्नर जनरल कह रहा है कि तुम जाओ, जो आपका सुप्रीम कमांडर है और आपको जो नीचे वाला है वो मना कर देगा जाओ हम नहीं जा रहे लड़ने के लिए। तो जाहिर है कि एक तरह का ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन। सर एक तल्ख बात कहूंगा सर यहाँ पे, और रिकॉर्ड पर भी है कि कायद आजम जो थे वो पसंद नहीं करते थे अयूब खान को, और जी जी। जिसकी वजह से 65 में क्या हुआ सर वो आप देख सकते हैं, मैं उसमें